तो डिफरेंस क्या होता है एक नॉन लिविंग और एक लिविंग के अंदर? नॉन लिविंग को हम इनएनिमेट भी बोलते हैं और लिविंग को एनिमेट भी बोलते हैं। लिविंग में सेल होती है, बात ये है, लिविंग में प्रेजेंस ऑफ सेल है। यस, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल, मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हैं और सेल हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। अब कुछ हमारे यूनिसेलुलर हैं और बाकी मल्टी सेलुलर है। मतलब जो यूनिसेलुलर है वो एक सेल से बने हैं, जो मल्टी सेलुलर है वो बहुत सारी सेल से बने हैं। यूनिसेलुलर में कुछ पॉइंट देखते हैं कि वो केपेबल होते हैं अपने इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के। बात ऐसी नहीं है कि उनके पास एक सेल है तो वो अपना एग्जिस्टेंस नहीं कर सकते, नहीं, उनका भी एग्जिस्टेंस होगा और बहुत अच्छे से होगा और वो अपनी लाइफ के सारे एसेंशियल फंक्शंस भी परफॉर्म करने की लायक हैं, केपेबल हैं और करते भी हैं। और कोई भी चीज़ सेल से कम है, एनीथिंग लेस देन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, वो इंश्योर नहीं करेगी आपकी इंडिपेंडेंट लिविंग। एग्जाम्पल है इसका वायरस, और आप ये असर्शन रीजन में यूज़ कर सकते हो। इसलिए सेल मेरा फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है। डिस्कवरी ऑफ सेल की बात करें तो रॉबर्ट हुक साहब ने हमारे स्पेनिश ओक ट्री की जो कॉर्क या जो उसकी छाल होती है, बार्क होती है, उसे डिस्कवर करा था। उसमें उसे माइक्रोस्कोप में देखा था। पहली फर्स्ट सेल देखी थी उन्होंने, एक डेड सेल देखी थी, मतलब उन्होंने सेल वॉल देख लिया था और उन्होंने सेलुलर टर्म अपनी बुक के लिए दे दिया। अपनी बुक में बताया सेलुलर, उनकी बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। बाद में इसे सेल कर दिया गया, पहले सेलुलर था। अब इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी भी बोलते हैं, रॉबर्ट हुक को। साइटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ सेल। एंटोन वॉन लीeuwenhoek की बात करें तो इन्होंने देखा और डिस्क्राइब करा था पहली बार लिविंग सेल को। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा था, सेल का सारा डिटेल्ड स्ट्रक्चर पता चल गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने के बाद। अब इन्होंने कौन कौन सी सेल्स को फिर देखा, इन्होंने बैक्टीरिया को भी देख डाला, प्रोटोजोआ को भी देख डाला, आरबीसी को भी देख डाला, स्पर्म को भी देख डाला, यीस्ट को भी देख डाला था। अब रॉबर्ट ब्राउन की बात करते हैं। इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी 1831 में। सेल थ्योरी दो बंदों ने मिलकर दी थी, दो भाई दो तबाही। पहले थे मैथियस क्लीडन और दूसरे थे थियोडोर श्वान। मैथियस क्लीडन और थियोडोर श्वान दोनों ही जर्मन हैं। मैथियस क्लीडन बॉटनिस्ट हैं और थियोडोर श्वान जूलॉजिस्ट। मैथियस क्लीडन पहले अब 1838 में दिया था उन्होंने और 1839 में थियोडोर श्वान ने बताया था। अब याद कैसे रखें कौन सा पहले था कौन सा बाद? तो प्लांट किंगडम पहले आता है एनिमल किंगडम के, मतलब के बॉटनिस्ट वाले भैया ने पहले दिया होगा। तो सिंपल है, मैथियस क्लीडन 1838 है और बाकी थियोडोर श्वान 1839। अब उन्होंने बोला क्या था क्लीडन ने? उन्होंने बोला कि प्लांट की जो बॉडी है वो अलग अलग सेल से बनी है और वो अलग अलग सेल मिलकर टिश्यूज़ बनाती हैं। बहुत बढ़िया। थियोडोर श्वान ने बोला कि एनिमल सेल के पास एक बहुत पतली आउटर कवरिंग होती है जिसे उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल दिया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल तो दिया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन उन्होंने नहीं बोला था, बाद में से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला गया। और सेल वॉल एक यूनिक कैरेक्टर होता है प्लांट सेल का, उन्होंने ये भी बताया था। किसने? थियोडोर श्वान ने। अब थियोडोर श्वान ने एक और चीज़ बताई कि एनिमल्स और प्लांट्स की बॉडी कंपोज हुई है सेल और सेल के प्रोडक्ट से। सेल का प्रोडक्ट मतलब वही है कि सेल पास में आई तो टिश्यूज़ बने, टिश्यूज़ आपस में आए और ऑर्गन बने, ऑर्गन आपस में आए और ऑर्गन सिस्टम बना। उस चीज़ की बात कर रहे हैं। अब ये चीज़ हाइपोथेसिस दी थी उन्होंने। हाइपोथेसिस क्या होता है सर? हाइपोथेसिस मतलब किसी चीज़ को टेस्ट कराओ और फिर उसे प्रूव कर दिया हो और वो बाद में जाके जो थ्योरी बन गई हो, उस चीज़ को हाइपोथेसिस बोलते हैं। अब सेल थ्योरी क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि नई सेल अराइज कैसे होती है। रुडोल्फ बर्चाउन ने बताया 1855 में, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस मतलब कि न्यू, सेलुला मतलब सेल, ई मतलब प्री एग्जिस्टिंग और सेलुला मतलब फिर सेल, मतलब कि नई सेल अराइज होती है प्री एग्जिस्टिंग सेल से। उन्होंने मॉडिफाई कर दिया था सेल थ्योरी ऑफ श्लीडन एंड श्वान। उन्होंने एक फाइनल शेप दे दी थी सेल थ्योरी को। अब बच्चे बोलेंगे उन्होंने फॉर्मुलेट करा था हाइपोथेसिस को, तो मैम ने पहले ही बता दिया था क्लास में कि वो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में एक करेक्शन इशू है, वो करेक्ट नहीं है। सही में तो यही बोलेंगे कि उन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाई करा था और उन्होंने फाइनल शेप दी थी सेल थ्योरी को। तो आज के टाइम में हम जो सेल थ्योरी पढ़ते हैं और वो दो पॉइंट है कि सारे ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल और सेल के प्रोडक्ट से बने हैं और नई सेल अराइज करते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से। अब एक ओवरव्यू ले लेते हैं सेल का, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता नहीं है और यूकैरियोटिक
सेल के पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है। यू का मतलब टू, कैरियो मतलब न्यूक्लियस। और इनके पास तो न्यूक्लियस भी नहीं होता, क्योंकि न्यूक्लियस एक डेंस स्ट्रक्चर है, वो नहीं होगा प्रोकैरियोटिक सेल में। सेकंड पॉइंट की बात करें तो डीएनए इनके पास नंगा पुंगा होता है साइटोप्लाज्म में, प्रोकैरियोटिक सेल के पास लाई करता है नेक्ड इन साइटोप्लाज्म। यूकैरियोटिक की बात करें तो इनका डीएनए भाई साहब एकदम बंद तिजोरी में रखा होता है। मतलब कि अगर तुम्हें डीएनए के पास जाना है यूकैरियोटिक सेल के, तो तुम्हें सबसे पहले डेंस न्यूक्लियस के अंदर जाना पड़ेगा, फिर तुम्हें क्रोमोसोम्स के अंदर एंट्री लेनी पड़ेगी, तब जाके कहीं ना कहीं तुम्हें जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलेगा विच इज़ डीएनए। नाउ इफ यू टॉक अबाउट पॉइंट थर्ड, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। कौन कौन से एग्जाम्पल, जैसे कि प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ये सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल हैं और ये प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को नहीं मिलते। राइबोसोम दोनों में देखने को मिलता है। इस पर जो थर्ड मई को नीट हुआ था, नीट 2026, इस पे सवाल आया था कि राइबोसोम पे देख लेना PYQ। तो राइबोसोम 70S होता है प्रोकैरियोटिक में बस, और साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। यूकैरियोटिक की बात करें तो 80S और 70S दोनों होते हैं। 80S वाला साइटोप्लाज्म और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे मिलेगा, एंड 70S वाला हमें माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स में देखने को मिलेगा। अब बात करें प्रोकैरियोटिक सेल, साइटोप्लाज्म इनके पास प्रेजेंट होता है और यूकैरियोटिक के पास प्रेजेंट होता है। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होती है दोनों में ही, और ये ऑक्यूपाई करता है सेल की वॉल्यूम को साइटोप्लाज्म, और ये मेन अरीना होता है सेलुलर एक्टिविटीज़ का दोनों प्लांट और एनिमल सेल के अंदर। अब बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं इसी के ही अंदर, और ये उन केमिकल रिएक्शंस की वजह से सेल को लिविंग स्टेट में रखता है, और इस चीज़ वो केमिकल रिएक्शंस को हम बेसिकली मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। यस।